हेलो ऑल, वेलकम। कैसे हो सभी लोग? सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी थी, अब उसको खत्म करने का वक्त आ रहा है। धीरे धीरे हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट बी का पहला चैप्टर है। अच्छी बात यह है कि आसान चैप्टर है, बुरी बात यह कि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन वो भी कोई बुरी बात नहीं है भाई, है तो क्या ही फिर टेंशन है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो वही कहानी, रघुकुल रीत सदा चली आई। सबसे पहले जो भी चैप्टर पढ़ना है ये देख लो क्या क्या पढ़ना है, तो मैंने लिख दिया है फटाफट, है ना। पहला पॉइंट है बिजनेस फाइनेंस, दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके अंदर एक सब पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस, रोल, एक ही बात होती है जी। तीसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चौथा पॉइंट है फाइनेंशियल डिसीजन, जिसके अंदर 3 डिसीजन आएंगे, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिविडेंड और उन सबके फैक्टर्स। पांचवा पॉइंट है फाइनेंशियल प्लानिंग, इसके अंदर 2 सब पॉइंट आते हैं, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस, दोनों खत्म कर देंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल और फैक्टर्स। तो सबसे पहले कितने पॉइंट है, टोटल है हमारे 7 पॉइंट। सातों पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट है, जो आना ही आना है, ये जो जितने भी जिसके भी आगे फैक्टर्स लिखा है ना, ये फैक्टर्स इसके, ठीक, फैक्टर ये सारे फैक्टर्स ये आने ही आने, इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। ये एक रिवीजन है, रिवीजन की तरह ही पढ़ाऊंगा, पूरी कहानी गाथा नहीं समझाऊंगा। जिसने एक भी लाइन नहीं पढ़ी इस चैप्टर के बारे में, कुछ भी नहीं जानता है, वो बस इस सीरीज को पढ़ ले, देख ले, सुन ले, समझ ले, और वो उसकी नैया भी पार हो जाएगी और नंबर वो आ जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस क्या है? मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी। भैया फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, वो पैसा जो बिजनेस के लिए चाहिए, वो गया बिजनेस फाइनेंस। मैंने कहा मुझे मशीनरी खरीदनी है, परचेजिंग मशीनरी, तो वो पैसा जो मशीनरी खरीदने के लिए चाहिए वो भी बिजनेस फाइनेंस है। मैंने कहा क्रेडिटर्स को पे करना है, पेइंग आउट क्रेडिटर्स, तो ये भी क्या है, बिजनेस फाइनेंस है। तो रॉ मटेरियल खरीदना है, तो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो उसमें किसी भी चीज के लिए पैसा चाहिए, तो वो सब क्या है, बिजनेस फाइनेंस। तो मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एनी बिजनेस एक्टिविटीज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। एक पॉइंट क्लियर, 7 में से पहला पॉइंट हो गया टिक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेन पॉइंट, चैप्टर का नाम ही यही है, फाइनेंस का मैनेजमेंट। इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो, कल को यार बड़े आदमी बन गए हो तुम लोग, हैं करोड़ों लाखों की कंपनी चला रहे हो, पैसे कैसे हिसाब किताब रखोगे, उसका भी तो मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, सिर्फ 3 तरीके से, 3 टर्म्स में समझो। 3 टर्म क्या है? पहला है इफिशिएंट प्रोक्योरमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। इसका मतलब क्या होता है, आएगा कहां से। भाई पैसा चाहिए, हमें 1 करोड़ रुपए की जरूरत है धंधे में, तो पहली चीज आएगा कहां से, कहां से हम पैसा उठाएंगे, इफिशिएंट प्रोक्योर कहां से करेंगे। व्हाट इज इफिशिएंट प्रोक्योरमेंट? इफिशिएंट प्रोक्योरमेंट मतलब सबसे सस्ते में सबसे ज्यादा पैसा उठा लिया। मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी, सबसे सस्ते में जहां से मिलेगा, चाहे बैंक से मिलेगा तो बैंक से उठा लूंगा मैं, मार्केट से मिलेगा तो मार्केट से उठा लूंगा। ये हो गया इफिशिएंट एक्विजिशन या फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस। दूसरा क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। लगाओगे कहां, 1 करोड़ रुपए जो चाहिए, जो तुमने एक्वायर किए हैं, उसको यूटिलाइज कहां खरीदोगे, मशीनरी खरीदोगे कि रॉ मटेरियल खरीदोगे, एक्सपैंड करने में लगाओगे कि करंट प्रॉब्लम्स को, जो ऑब्सोलीट मशीनरी होगी उसको चेंज करने में लगाओगे। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, किसमें बांटोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, कितना खुद के पास रखोगे, कितना बाहर दे दोगे, मतलब कंपनी में कितना रखेगा और शेयर होल्डर्स में बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। 3 पॉइंट मिला लो, डेफिनेशन तैयार। प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, इन तीनों को मिला दिया तो डेफिनेशन तैयार। अब डेफिनेशन कैसे होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमम और प्रोक्योरमेंट, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस और एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस एज वेल एज यूटिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस फॉर एन एंटरप्राइज। काम खत्म, ये हमने लिख दिया। फॉर एन एफिशिएंट वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज, फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। कहानी कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस ये 3 पॉइंट मोटे मोटे होने चाहिए। अगर ये नहीं है, डेफिनेशन गलत हो जाएगी। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, सबके सब लिखते चलो। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए जो 7 पॉइंट पहले मैंने लिखे थे, मैं आपको जल्दी जल्दी रिवीजन सीरीज कवर करा रहा हूं, तो मैं आपको मौका नहीं दूंगा कि यहां लिखो, आराम से वीडियो पॉज करना, 7 पॉइंट लिखना, उसके बाद आगे बढ़ते चलना, ठीक है। आगे बढ़ते इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जो एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन था, काहे को पढ़ रहे हो, क्या जरूरत है इसकी, धंधे में क्यों जरूरी है? भैया बहुत जरूरी है। इसी से क्या पता चलता है, सबसे पहली चीज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट मतलब क्या भैया, मशीनरी, जिसे हम लोग कहते हैं प्लांट, बिल्डिंग,
इन सब में फिक्स एसेट होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट चाहिए, फिक्स एसेट्स होते हैं। तो फिक्स एसेट के साथ सीन क्या है कि पहली चीज हमने ये देख लिया कि हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो 1 करोड़ रुपए में से कितना पैसा तो तुम फिक्स एसेट के लिए लेने जा रहे हो, तो तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास फिक्स एसेट कितने होने हैं। तो फिक्स एसेट मतलब मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी का साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, कितने के चाहिए 1 करोड़ रुपए में से 50 लाख के भैया फिक्स एसेट चाहिए। तो ये हो गया साइज। कंपोजिशन 50 लाख में से हमें भाई 40 लाख चाहिए मशीनरी में, 10 लाख का हमें लगाना है, रेंट वगैरह देना है, तो लैंड और बिल्डिंग का हो गया। तो ये हो गया साइज एंड कंपोजिशन। दूसरा पॉइंट, जैसे फिक्स एसेट के बारे में पता चलता है वैसे ही करंट एसेट के बारे में पता चलेगा। तो पहले फिक्स एसेट फिर दूसरा करंट एसेट। दूसरा पॉइंट है क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स। क्वांटम माने क्या हो गया, इंग्लिश बोलो तो क्या, INGLIS, इंग्लिश। क्वांटम माने होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स माने क्या हो गया भैया, करंट एसेट्स जिनका बेनिफिट 1 साल के अंदर मिल जाता है, यानी कैश, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स। इसमें भी हम तोड़ेंगे कि कितना पैसा हमें इन सब चीजों के लिए चाहिए होगा। 1 करोड़ रुपए मांगे थे, 50 लाख तो तुमने इसमें लगा दिए, थोड़ा पैसा इसमें भी लगा दिया। सपोज करो तुमने 50 लाख इसमें लगा दिए, 10 लाख का ये ले हो गया। फिर अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, ये भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए, जब तक कंपनी रहेगी तब तक तुम्हें पैसा चाहिए ही होगा। अब भाई लॉन्ग टर्म फाइनेंस तभी चाहिए होता है जब मोटा मोटा ढेर सारा पैसा चाहिए होता है ना। मैंने कहा मुझे यार धंधे में एक नया फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो जब फैक्ट्री सेटअप करनी है तो जो 4-5 लाख रुपए में तो होने से रही, उसके लिए तुम्हें पूरा प्लांट चाहिए होगा, एरिया चाहिए होगा, 70 जगह से परमिशन चाहिए होंगी, तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसा लगेगा। तो लॉन्ग टर्म नीड्स फुलफिल होंगी हमारी, तो हम इस चीज के लिए पैसा लंबे समय के लिए जहां से मिलेगा वहां से उठाएंगे, मार्केट से उठाएंगे, शेयर से उठाएंगे, ये सारी चीजें। तो पहली चीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ये पता चल जाता है कि कितने फिक्स एसेट चाहिए। दूसरी चीज कितने करंट एसेट चाहिए। तीसरी चीज कितना लॉन्ग टर्म फाइनेंस से उठाओगे और कितना शॉर्ट टर्म फाइनेंस से, मतलब लंबे समय के लिए कितना पैसा चाहिए और 6-7 महीने के लिए कितना पैसा चाहिए। वही फिक्स और करंट हिसाब से देखो तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो अब यहां से एक तरफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस उठाया, लॉन्ग टर्म फाइनेंस को किस में तोड़ सकते हो, एक डेट में और एक इक्विटी में। डेट होता है बोरोड फंड। डेट क्या होता है, बोरोड फंड, मांगा हुआ पैसा जो कि लौटाना पड़ता है, ठीक। और इक्विटी होता है ओनर्स फंड, यानी शेयर होल्डर्स का पैसा, ओनर्स फंड, ओनर्स फंड, ठीक है। तो हमें यह देखना होता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो कि हमें चाहिए उसमें से कितना पैसा मैं ओनर्स फंड से उठा रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ शेयर्स उठा रहा हूं, और कितना पैसा मैं बोरोड फंड यानी डेट, बैंक से लोन लेके उठा रहा हूं। दोनों चीजें हो गई। आखिरी पॉइंट आता है ऑल आइटम्स इन पीएनएल अकाउंट। ऑल आइटम्स इन पीएनएल अकाउंट, यार पीएनएल अकाउंट में 2 साइड होते थे, 11वीं में पढ़ा होगा। एक डेबिट साइड होता था, एक क्रेडिट साइड होता था। डेबिट साइड पे सारे खर्चे दिखाते थे, क्रेडिट साइड पे सारी कमाई दिखाते थे। ये खर्चे और कमाई ही डिसाइड करते थे कि प्रॉफिट क्या है। इसी तरीके से ये सारी चीजें तुम्हें एक तरीके से पीएनएल अकाउंट में रिप्रेजेंट करेंगी इनका इंपैक्ट, कि अगर खर्चे ज्यादा है, कमाई कम तो लॉस, कमाई ज्यादा है, खर्चे कम तो प्रॉफिट। यही कहानी तुम्हें इसमें दिखानी कि सारे आइटम जो भी तुम करोगे, इन सारे पैसों का, चीजों का जो भी यूटिलाइजेशन करोगे, वो सब किस में जाएगा, पीएनएल अकाउंट में। 5 पॉइंट फिर से मेरे साथ रिवाइज करो फटाफट। पहला, फिक्स एसेट कितने होंगे। दूसरा, मतलब साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट। दूसरा, करंट एसेट, क्वांटम ऑफ करंट एसेट, इंग्लिश। तीसरा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू बी यूज, ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। चौथा, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म, किसमें, डेट और इक्विटी में। पांचवा, सारे आइटम पीएनएल में, ऑल आइटम्स इन द पीएनएल अकाउंट। ये हो गया इंपॉर्टेंट, सब लोग लिख लीजिएगा, एक बार रीड करिएगा। जय श्री राम हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। तो ये कुछ देखो बातें लिखी मैंने धीमी धीमी। ऑब्जेक्टिव्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, कुल मिला के मुद्दे का ऑब्जेक्टिव यही है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। आदमी ये क्यों जानता है, ये इतना पैसा मैं इस पे क्यों इतना दिमाग लगा रहा हूं, कहां जाएगा, कितना पैसा जरूरी है, कहां से उठाएं जहां सस्ता पड़े, कहां यूटिलाइज करें, किस में डिस्ट्रीब्यूट करें, ये सारी चीजें जो होती हैं ये क्यों कर रहा है आदमी, ये इतने डिसीजन क्यों ले रहा है, ताकि जो उसके शेयर होल्डर हैं उनकी जो वेल्थ है वो बढ़े। वो कब बढ़ती है, शेयर होल्डर्स वेल्थ सीधा सीधा मैं कह सकता हूं तभी बढ़ेगी जब तुम्हारे मार्केट में शेयर के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। भाई कल को कंपनी के शेयर के प्राइसेस अगर आसमान फाड़ के ऊपर जा रहे हैं तो यानी कि शेयर होल्डर्स वेल्थ बढ़ रही है, लोग अच्छे हैं, खुश हैं, अपने शेयर्स बचा के रखें। यार 10 में खरीदे थे 100 के हो गए, वारे न्यारे निकल पड़े। तो समझ में आई मेरी बात। ये सारी चीजें इसीलिए की जाती हैं
ताकि कभी भी शेयर होल्डर की वेल्थ ना कम हो या फिर शेयर प्राइसेस कम ना हो, सिंपल सीधी बात, ठीक। तो मुद्दे की बात यह है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसीलिए करते हैं ताकि शेयर होल्डर वेल्थ बढ़ी रहे। ये तो नाम की बात है, कुल मिला के शेयर के प्राइसेस ऊपर रहे हमेशा, आदमी हमेशा मजा में रहना चाहता है, ठीक है। और साइड में क्या होगा, छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या, हमेशा कैश बना रहे। और भाई ऑर्गेनाइजेशन में कैश है कि नहीं ये भी तो डिपेंड करता है ना। तो हम ये देखते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए भी पढ़ते हैं कि हमारे पास इनफ कैश हमेशा अवेलेबल हो, फंड अवेलेबल होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरी कर सके, जिसको जिसको जब जब बोला है पैसा देने को तब तब दिया जा सके। तो मोटा ऑब्जेक्टिव ये, सीधा साधा, कि एग्जाम में पूछे ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट आखिर क्यों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, या इसका काम क्या है। आखिर इसका एक ही काम है, शेयर होल्डर की जेब में पैसा डालना, कभी उसकी प्राइसेस कम ना होना चाहिए। वो खुश हम खुश, वो खराब वो दुखी हुए तो हमारी कंपनी दुखी हो जाएगी, हमें माथा पकड़ना पड़ेगा। साइड में हो जाता है ये चार टॉपिक, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लिक्विडिटी, कमिटमेंट देखना कि हमने क्रेडिटर को पैसा बोला था देने को तो देना है भाई, इसलिए भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना जरूरी है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हो गया मैन मटेरियल मनी मशीनरी मेथड, मैन मटेरियल मनी मशीनरी मेथड। मैन बोले तो लेबर यानी हमारे वर्कर्स, मशीनरी सबको पता है, मटेरियल यानी रॉ मटेरियल, मेथड टेक्निक्स, ठीक है। मैन मटेरियल मनी मशीनरी मेथड, ठीक है, समझ में आया। मनी मतलब तो फाइनेंस हो ही गया। अब ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, फाइनेंशियल डिसीजन। देखना पूरे चैप्टर की आत्मा है ये फाइनेंशियल डिसीजन, इसी से क्वेश्चन फंसना है और बहुत आसान टॉपिक है। फाइनेंशियल डिसीजन मतलब डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मैनेजर। जो भी फाइनेंस मैनेजर होगा जो डिसीजन लेता है उन्हें फाइनेंशियल डिसीजन कहते हैं। अब फाइनेंस मैनेजर ऊपर बैठ के करता क्या है, वो तीन तरीके की बातें सोचता है कि इन्वेस्ट कहां करना है, पैसा उठाना कहां से है, और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट, वही तीन चीजें, एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन मतलब क्या हो गया, वेयर टू इन्वेस्ट, आखिर इन्वेस्ट कहां करना है। भाई बड़ा पैसा जब भी बात आती है, तुम्हें पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है तो दो चीजें आती हैं कि भाई फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करना है कि करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। तो फाइनेंस इन्वेस्टिंग डिसीजन जनरली डील करते हैं फिक्स एसेट के साथ, इसीलिए इनको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल। अब तो वो जो झंझट होता ना कि यार ये दोनों ही बातें लिखी लेकिन कैपिटल बजटिंग की बात होती है। हाँ, इन्वेस्टिंग डिसीजन मतलब दो तरीके से इन्वेस्ट करना है, या तो कैपिटल में, या तो फिक्स्ड में, या तो करंट में। लेकिन मेजॉरिटी पैसा जो की होता है वो फिक्स एसेट में जाता है, ज्यादा पैसा, बड़ा पैसा फिक्स एसेट में ही जाएगा, मशीनरी खरीदने में ही जाएगा, इसलिए इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। और ये डिसीजन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग होते हैं, अगर इसमें गड़बड़ी कर दी ताऊ तुमने तो तुम्हारी कंपनी की लुटिया डूब जाएगी, क्योंकि एक साथ लाखों रुपया तुम इसमें लगाओगे और कहीं इसमें गड़बड़ी हो गई तो तुम्हारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है, पूरी घुस जाएगी, है ना। रिस्क इतना होता है कि ये डिसीजन एक बार अगर आपने गलत ले लिए हैं तो फिर इसका इंपैक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे तब तक पड़ेगा जब तक वो डिसीजन रिवर्स नहीं किए जा सकते, और ये रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल डिसीजन होते हैं। इन्वेस्टिंग डिसीजन, वेयर टू इन्वेस्ट, इन विच द फाइनेंस मैनेजर यूज्ड टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड और करंट एसेट्स, ठीक है। फिक्स्ड एसेट को हम लोग कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं, तीन पार्ट। फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेट्स विद द सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेट किससे करते हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस से, कि भैया कहां से पैसा आना चाहिए, क्या डेट से पैसा उठाएं कि इक्विटी से। डेट मतलब क्या, बोरोड फंड, मांगा हुआ पैसा लौटाना पड़ेगा। इक्विटी मतलब क्या, ओनर्स फंड, इसको इतना पैसा नहीं चाहिए, जब तक कंपनी रहेगी तब तक इसको डिविडेंड देना पड़ेगा, शेयर होल्डर से मांगा हुआ पैसा। तो डेट के साथ रिस्क एसोसिएटेड होता है, हाई रिस्क होता है, लेकिन इक्विटी के साथ लो रिस्क होता है। इसका मतलब मैंने अभी क्यों बताया, अगले डिविडेंड डिसीजन में समझाऊंगा, ठीक है। हाई रिस्क मतलब क्या हो गया कि अगर कल को इनका पैसा नहीं लौटा पा रहे हो और तुमने बैंक से या बोरोड फंड ले रखा है तो इन बैंक वाला नहीं सुनने वाला कि तुम बेटा अच्छे आदमी हो, तुम्हारी कंपनी अच्छी है, घर के लोग हैं, पैसा लौटा देंगे, कोविड आया हुआ है। नहीं 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 नहीं,
इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे घर में जो भी सामान है लेके जा रहे हैं हम, गाड़ी खरीदी थी ना तुम, जाओ हम लेके जा रहे हैं, उठवा ली गाड़ी, धंधा चला रहे थे लेके जा रहे हैं, मशीन खरीदे थे लेके जा रहे हैं। तो ये होता है हाई रिस्क। ये तुम्हारे साथ कंपनी के जितने भी एसेट्स होंगे सब अपने अपने घर लेके चले जाएंगे, तुमने पैसा नहीं दिया हमें मतलब ही नहीं। और ओनर ऐसा नहीं कर सकता है, ओनर बैठा रहेगा इंतजार करता रहेगा, शेयर होल्डर इंतजार करता है कि कब कंपनी अर्न करेगी और मेरे पास इक्विटी के थ्रू डिविडेंड जनरेट होगा। ये तो ओनर है ना, ये थोड़ी ना कहेगा एसेट हमें बेचने हैं हमारे, ऐसी तैसी कर दोगे, तो ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट होता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन आर द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन। क्रूशियल डिसीजन क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सीधा इंपैक्ट इन डिसीजन से भी पड़ता है। कैसे? डिविडेंड डिसीजन में फाइनेंशियल मैनेजर को एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन से गुजरना होता है कि कितना पैसा रिटेन करें। जैसे कि सपोज करो कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है ना, ऐसा समझना कि 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, ये ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट है। अब 100 करोड़ में से जो पैसा शेयर होल्डर्स को बंटता है उसे कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं उसे? डिविडेंड। अमाउंट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर, जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको जो पैसा जाएगा उसे डिविडेंड कहेंगे। और जो बचा हुआ पैसा होता है और जिसको रिटेन कर लिया जाता है उसे कहते हैं रिटेन अर्निंग्स, है ना। अब इसमें भी ऐसा समझिएगा कि 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से कितना डिविडेंड दें? 50 करोड़ दें, 60 करोड़ दें, 80 करोड़ दें, कि 100 करोड़ पूरा दे दें, कि कितना रिटेन करें? कि अगर मैंने कहा 80 करोड़ रुपए डिविडेंड दे रहे हैं तो 20 करोड़ रुपए रिटेन कर रहे हैं, लेकिन कहीं उल्टा कर रहे हैं सपोज करो, तो ये क्रूशियल डिसीजन इसलिए होते हैं क्योंकि अगर कहीं ज्यादा रिटेन कर लिया और शेयर होल्डर्स को कम पैसा दिया तो भी दिक्कत, और ज्यादा दे दिया और बाई चांस कंपनी में फिर से जरूरत आन पड़ी तो भी दिक्कत। इसलिए क्रूशियल डिसीजन होते हैं। मैनेजर की लंका यहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं तो कितना, मैंने फिर से बताते हैं। इन्वेस्टिंग डिसीजन, वेयर टू इन्वेस्ट, फिक्स एसेट, करंट एसेट। फिक्स एसेट में कैपिटल बजटिंग बोलते हैं इसी को, क्योंकि ये ब्लॉक हो जाता है, पैसा लंबे समय के लिए फंस जाता है। इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है इनका, ये सारे पॉइंट जरूरी हैं। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन रिलेट करते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस से, कि कहां से पैसा आएगा, डेट, इक्विटी। तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन, दैट डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, कि कितना पैसा डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और कितना पैसा इक्विटी के फॉर्म में रिटेन अर्निंग के थ्रू रिटेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां तक आ गया होगा। अब मुद्दे वाले टॉपिक ये हैं, इनसे क्वेश्चन फंसेगा गुरु, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इनसे क्वेश्चन फंसेगा। मीनिंग तो फिर भी आसान है, मीनिंग में क्या है ये तो समझ में ही आ ही गया, लेकिन ये तुम्हें जुबानी रटे होने चाहिए। इसमें 3 पॉइंट है, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग के 3 फैक्टर्स हैं, फाइनेंसिंग के 7 हैं और डिविडेंड के 11, और 11 के 11 उंगलियों पे रटे होने चाहिए, नहीं उंगलियां तोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अरे मैं क्या ही ऑनलाइन तोड़ूंगा यार, मतलब कह सकते हैं, कहने की बात है, फ्लो में निकल गया, लेकिन फिर भी अब उस पर कमेंट आएंगे कि सर उंगलियां तोड़ देते हैं, बताइए सर खराब व्यक्ति हैं, ऑनलाइन कमेंट में उंगली तोड़ रहा हूं मैं, बताइए, सामने हो तो मजा भी आए। खैर आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या हो गए, मैंने बता दिया था कि कितना पैसा करंट एसेट में जाएगा, कितना फिक्स एसेट में जाएगा। तो पहला पॉइंट, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। भैया मैं कहीं पर भी पैसा लगा रहा हूं, लंबे समय के लिए पैसा लगा रहा हूं, तो मैं कहूं देखूंगा कि भैया यार इसकी मंथली अर्निंग, मैं अगर 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदने जा रहा हूं, मैं 10 लाख रुपए मशीनरी खरीद रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं यार 10 लाख रुपए की मशीनरी तो आज खरीद लेंगे, लेकिन महीने भर में हम कितना निकालेंगे, साल भर में कितना निकालेंगे, ये जो 10 लाख रुपए की मशीनरी लगाई है मैंने, इसका मैं कब तक वसूली करूंगा, इससे कितना ज्यादा निकाल सकता हूं। तो ये हो गया कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर एक बार लंबे समय के लिए पैसा लगा रहे हो तो डेली अर्निंग भी तो देखोगे कि कितनी कमा रहे हैं, इससे डेली कितना लगा रहे हैं, कितना एक बार में लगाया उससे डेली कितना फायदा मिल रहा है लंबे समय तक। तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 2 प्रोजेक्ट है सपोज करो, एक है ए प्रोजेक्ट, एक है बी प्रोजेक्ट, इस पे आ रहा है 15% का रिटर्न, इस पे आ रहा है 20% का रिटर्न। तो आरओआई, जितना पैसा लगाया उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है, एक पे 15% मिल रहा है, एक पे 20% मिल रहा है। इन दोनों के बारे में एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि रिटर्न के साथ रिस्क कितने एसोसिएटेड आ रहे हैं, ज्यादा रिटर्न तो रिस्क भी तो होता है ना, इस चीज का एनालाइजेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट हो गया इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व में देखो, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व मतलब कहीं पर भी पैसा लगाओगे तो जानोगे कि कैश फ्लो क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है,
टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं, रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, कंपनी के बैकएंड में पैसा है कि नहीं है, कंपनी की और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मजबूत है कि नहीं, ये सारी चीजें जानना जरूरी है, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। डैम, छिपकली गिर गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, ओके, ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में तीनों चीजें, तीन पॉइंट इन्वेस्टिंग। पहला क्या, कैश फ्लो कितना है, रेगुलरली कैश फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा इन्वेस्टमेंट, दूसरा रेट ऑफ रिटर्न क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। तीसरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में सब कुछ आ जाता है, कैश फ्लो भी आ गया, आरओआई भी आ गया और 10-70 चीजें आ गई। ठीक है, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन। 7 पॉइंट है फाइनेंसिंग डिसीजन के, 7 फैक्टर्स हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। रट लेना, कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना चाहिए। तो कह रहा है 7वें पॉइंट में क्या है, पहला पॉइंट है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब पहले फाइनेंसिंग डिसीजन, सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेट की इक्विटी। तो कहीं से भी पैसा उठाओ, मैनेजर तो मैनेजर, चिंदी आदमी चिंदी रहने वाला है, वो कहेगा भैया हमको सस्ते में कहीं से भी मिले मैं वहीं से उठाऊंगा, भले ही मुझे किराने की दुकान पे मिले। तो कह रहा है कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट क्या हो गया कि जिसकी मिनिमम होगी कॉस्ट वो फाइनेंस ले लेंगे, फिर चाहे डेट हो चाहे इक्विटी। दूसरा होता है रिस्क। अभी मैंने क्या बताया था कि रिस्क इन्वॉल्व है। अगर तुम्हारी कंपनी रिस्क उठाने की कुव्वत रखती है तो ठीक है भैया, डेट से पैसा उठा लेंगे, बैंक से लोन लेंगे, नहीं देंगे ओनरशिप अपनी। भैया शार्क टैंक देखा है, वहां 1-1%, 2-2% के लिए कितनी झमाझम मारा मारी होती कि यार 1% में क्या है, 0.5% में क्या है। ओनरशिप बहुत कीमती चीज होती है। ऐसे ही नहीं अपने शेयर्स बेच सकते हैं भैया, बहुत पैसा, एक एक शेयर की कीमत होती है, ओनरशिप की बहुत कीमत होती है। इसलिए रिस्क देखा जाता है कि जहां तक कंपनी रिस्क कवर कर सकती है वहां वहां जितना ज्यादा हो सके उतना हम डेट से पैसा उठा लेंगे। ठीक है, और अगर लग रहा है कि नहीं है भैया दम ऐसी तैसी हो जाएगी तो भैया ओनर्स फंड से पैसा उठाएंगे। तो रिस्क कितना इन्वॉल्व है, डेट में रिस्क कितना है, इक्विटी में कितना है। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट सेम एज इन्वेस्टिंग। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है तुम्हारा, ठीक है, अगर तुम पैसा उठा रहे हो, इक्विटी से पैसा उठा रहे हो, डेट से पैसा उठा रहे हो, उसको जहां भी लगाओगे उसका कैश फ्लो कैसा है। नेक्स्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन मतलब क्या होता है कि तुम अपना मैनेजमेंट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो कि डाइल्यूट करना चाहते हो। ये किस बात पे डिपेंड करता है, ओनरशिप पे। अब कंपनी मेरी 100% शेयर अकेले मेरे, मैंने खड़ी की कंपनी, तो यहां पर सारा कंट्रोल किसका, मेरा। जो मैं बोलूंगा वैसा होगा। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने अपनी कंपनी के स्टेक्स बेचे, मैंने अपने ओनरशिप राइट्स बेचे, पब्लिक कर दिया। अब नौबत ये आ गई कि 30% मेरे हैं, 70% शेयर होल्डर्स के बटे हुए हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह टीम बैठी हुई है। तो मेरी चलेगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चलेगी, ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चलेगी। तो कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि कितना ज्यादा कंट्रोल, मैनेजमेंट इंटरफेरेंस चाहते हो कि नहीं चाहते हो, कंट्रोल डाइल्यूट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर चाहोगे कंट्रोल डाइल्यूट करना तो शेयर से पैसा उठा लेंगे, और अगर कंट्रोल डाइल्यूट करना नहीं चाहोगे तो डेट से पैसा उठा लेंगे। नेक्स्ट होता है फ्लोटेशन कॉस्ट। एक होता है कॉस्ट, एक होता है फ्लोटेशन कॉस्ट। कॉस्ट इन जनरल टर्म, फ्लोटेशन कॉस्ट सिर्फ सिक्योरिटीज के मामले में आता है। किसके मामले में आता है, सिक्योरिटीज, जो शेयर, डिबेंचर, ये सारी जो होती है सिक्योरिटीज। तो सर फर्क क्या है भाई, देखो बैंक से लोन लेने जाना है, बैंक कहेंगे भैया हमको 10 लाख का लोन लेना है, उसने कहा हाँ 10 लाख का लोन है, आपका 4 से 10 हजार रुपए का फाइलिंग वर्क है और इतने रुपए का इंटरेस्ट पड़ेगा। ये हो गया कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट हम देखेंगे कहां। फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस थ्रू सोर्स, थ्रू सिक्योरिटीज। ठीक है, अब मैंने कहा यार यही 10 लाख रुपए क्यों ना मैं मार्केट में अपनी इक्विटी शेयर से उठाऊं या अपने स्टेक्स बेचूं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो भाई मुझे शेयर्स इशू करने हैं, तो सबसे पहले ब्रोकर रखना पड़ेगा, उसको कमीशन देनी पड़ेगी, वो प्रोस्पेक्टस बनाएगा, 70 और चार्जेस लगाएगा, तो इन सारी चीजों को मिला के कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कि तुम्हें देनी पड़ती है, मतलब फाइनेंस मैनेजर को देनी पड़ेगी अगर वो किसी भी सिक्योरिटी से पैसा उठाएगा, चाहे वो शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, तो फ्लोटेशन कॉस्ट का क्या हिसाब है, ये भी सेम वही चिंती बना, जहां सस्ती लगेगी वहीं से उठाएंगे, जहां महंगी वहां नहीं उठाएंगे। हाइयर द फ्लोटेशन कॉस्ट लोअर द मार्जिन। ठीक है, लीस्ट क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग, लीस्ट इंटरेस्टिंग सोर्स। नेक्स्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अरे मैंने सिक्योरिटीज यहां लिख दिया, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में सिक्योरिटीज वाला पॉइंट इधर होगा। ठीक है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट
फिक्स्ड मतलब जो फिक्स है, चेंज नहीं हो सकती। ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशन, कॉस्ट मतलब लागत, वो खर्चा जो बदलने नहीं वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा रेंट, मैंने कहा वेजेस, मैंने कहा बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये खर्चे, रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीजें फिक्स्ड है, आनी ही आनी है। तुम चाहे कुछ करो, रेंट तुम्हें देना ही देना है, चाहे तुम फैक्ट्री खोलो चाहे ना खोलो, उसका रेंट तुम्हें जाना ही जाना है। तुम वर्कर्स को रखे हो, वर्कर्स के काम करवाओगे, वेजेस तुम्हें देने। अब ये हो गया फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। मैं कहूं मैं धंधा चला रहा हूं और हर महीने 10 लाख रुपए का तो ये खर्चा तय है। अगर ये खर्चा बढ़ जाएगा, अगर ये खर्चा बढ़ जाएगा, मैंने कहा 10 लाख से हो गया 20 लाख, तो लो भाई अब क्या हुआ, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई, मतलब मेरी छाती पे बोझ और हो गया। पहले 10 लाख का था, अब 20 लाख, 10 लाख और हो गया, 20 लाख का हो गया। अब इस केस में मुझे पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो कोई पागल कुत्ता ही काटा होगा कि मैं बैंक से लोन ले लूंगा। मैं तो चुपचाप जाऊंगा, कहूंगा भैया शेयर से पैसा उठाएंगे। क्यों? क्योंकि रिस्क कम है, क्योंकि रिस्क कम है ताऊ। जहां पर रिस्क कम होगा तो वहीं ना पैसे उठाएंगे। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? हायर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट तो क्या बोलते हैं, इक्विटी। लोअर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट तो डेट। लोअर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, सपोज करो मेरी महीने की 5 ही लाख रुपए खर्चा आ रहा है, तो भाई मैं क्यों अपनी ओनरशिप दूंगा? नहीं दूंगा। मैं कहूंगा मैं जा रहा हूं बैंक से छाती चौड़ी करके लोन लूंगा, जिसको ब्याज चाहिए होगा उसको ब्याज दूंगा, ओनरशिप तो नहीं बेचूंगा मैं। ठीक, ये हो गया हमारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट का भी तो फंडा अलग चलता है। कैपिटल मार्केट में क्या है? अब देखो भाई, मैंने कहा अगर कैपिटल मार्केट ऐसे समझो कि अगर चढ़ रही है, कैपिटल मार्केट अगर चढ़ रही है मतलब मार्केट ऊपर बढ़ रही है, बूम की तरफ बढ़ रही है, मतलब हर व्यक्ति खरीदने में लगा पड़ा है, जिसको देखो जहां पैसा मिल रहा है सब शेयर में लगाए पड़े, तो मार्केट तभी तो चढ़ती जब लोग खरीद रहे होते, चढ़ती जा रही, प्राइसेस बढ़ रहे। और मार्केट गिरती कब है? जब भाई स्टॉक्स के प्राइसेस गिर रहे होते, लोग निकाल रहे होते कि अभी निकाल दो, जितने में पैसा निकल रहा है, बात पता चले उतना भी ना मिले। तो कैपिटल मार्केट कंडीशन देखता है फाइनेंस मैनेजर कि भाई अगर चढ़ रही है तो यानी मैं अपनी कंपनी के शेयर्स रखूंगा, झम से बिक जाएंगे, और अगर नहीं चढ़ रही है या गिर रही है तो भाई कोई मेरे शेयर्स नहीं खरीदेगा, तो मैं हाथ जोड़ के बैंक से लोन ले लूंगा। कैपिटल मार्केट रिएक्शन। आई होप सातों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। जिसको ना समझ में आया है वो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड डिसीजन 11 पॉइंट है भैया, 11 पॉइंट। ये 11 याद रखने। टोटल फैक्टर कितने? 3 इसके, 7 3 10 और 11 21, टोटल 21 फैक्टर हैं। ऐसे पढ़ना है कि कोई भी पूछे फैक्टर कितने, तो यहां से गिनती गिनाना चालू करो, कह दो पहले 3 ये, फिर नेक्स्ट 7 ये, और फिर 11 ये। भाई पहले 3 इसके थे, नेक्स्ट 7 फाइनेंसिंग के थे, और ये आने वाले 11 डिविडेंड के। तुझे कौन सा पूछना है ये बता। एटीट्यूड ऐसा रखना भाई, समझ में आया? इससे फर्क नहीं पड़ता, साल भर नहीं पड़े, वीडियो देखो ना, आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अर्निंग। सबसे पहले अर्निंग देखो, अर्निंग प्रीवियस और करंट ईयर के हिसाब से होती है। अब जिस कंपनी की अर्निंग अच्छी है, ज्यादा है, तो वो क्या कहेगा? डिविडेंड कहेगा, हाँ भाई खूब डिविडेंड दूंगा, मैं खूब डिविडेंड दूंगा। जिस कंपनी की अर्निंग कम है, ठीक है, जिस कंपनी की अर्निंग कम है, डिविडेंड लो है, वो क्या करेगा कि रिटेन करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा करेगा, रिटेन। अगला बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग होता है कि फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि हर साल कितना कमा रहे हो, ये भी डिपेंड होता है। अब मैंने कहा पिछले साल 100 करोड़ का था, इस साल मेरा 120 करोड़ हो गया है, अगले साल और बढ़ रहा है, तो यहां क्या है, हमारी अर्निंग स्टेबल है प्लस बढ़ रही है। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग क्या है? जो कंपनी स्टेबल अर्निंग पॉलिसी लेके चलती है कि हाँ भैया इतना मिनिमम हमारे पास पैसा आ रहा है, वो क्या करती है? हाई डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं। और जिनकी स्टेबल अर्निंग नहीं होती, भाई कभी बढ़ रही है, कभी घट रही, कभी 100 कमाए, कभी 80, कभी 50, तो इसमें क्या होता है? वो क्या करेंगी? नहीं भैया, जब रेट होगा, जो रेट होगा उस पर देंगी। ये हो गया स्टेबल। स्टेबल अर्निंग तो ज्यादा डिविडेंड, स्टेबल अर्निंग नहीं तो लो डिविडेंड। ठीक, क्लियर? वो रिटेन कर लेती हैं। आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड डिसीजन मतलब कितना पैसा, रिटेन अर्निंग कितना रिटेन किया जाएगा, कितना दबा के जेब में रख लिया जाएगा, और कितना लोगों को बांट दिया जाएगा। तीसरा है कैश फ्लो प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 21 में से 3 पॉइंट तो कॉमन है। कैश फ्लो प्रोजेक्ट मीनिंग भी सबका सेम है।
आगे बढ़ता हूं मैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। भाई कल को मुझे लग रहा है एक तो प्लांट मुंबई में डालना है, ठीक, मैं कह रहा हूं यार पैसा हो गया अच्छा खासा, क्यों ना धंधा बढ़ाया जाए, यूपी से निकल के क्या बोलते हैं मुंबई में डाल देते हैं। तो एक तो प्लांट मैंने कहा चलो ठीक है मुंबई में डाल रहा हूं मैं, तो उसके लिए मुझे और पैसा चाहिए होगा। तो आगे मेरी अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, मुझे दिख रहा है सामने कि मुझे पैसा लगाना पड़ेगा, तो मैं पैसा डिविडेंड के फॉर्म में बांटूंगा नहीं। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं तो रिटेन करूंगा, काहे बार बार हाथ फैला के मांगना। और अगर कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम पहले ही एक्सपैंड कर चुके हैं, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत शौहरत इज्जत सब है, कुछ लड़की की भी जरूरत नहीं है, लड़के भी हमारे पास हैं, बच्चे हैं ही हमारे पास, तो क्या है स्टेबल, ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं जरूरत है, अपने पास बहुत पैसा है, सबको बांटूंगा मैं। तो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हम एक्सपैंड कर चुके हैं, सब कुछ है, दौलत शौहरत इज्जत धन दौलत सब है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा डिविडेंड के फॉर्म में डिक्लेयर करेंगे। और अगर पता है आगे चल के ग्रो कर रहा है, कहीं को प्लांट लगाना है, मशीनरी लगानी है, तो क्या होगा, तो होगा कि डिविडेंड कम डिक्लेयर करेंगे, रिटेन ज्यादा करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मतलब एक पॉलिसी, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी होती है। अच्छा, कुछ कंपनी के राग होते हैं, राग क्या होते हैं, वो बेचारे डर डर के चलते हैं, कहते हैं सुनो हम चाहते हैं हमारे शेयर होल्डर्स खुश रहें, है ना, कोई नहीं चाहेगा उसके शेयर होल्डर्स कंपनी के खराब रहे, बुरे मान जाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारा खेल किस पे है? सारा खेल है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। यही तो बता दो ऑब्जेक्टिव क्या है, यही है। अगर ये चीज नहीं हुई तो शेयर होल्डर नाराज लात मार देगा शेयर को, भागो यहां से, हमें नहीं चाहिए। तो मार्केट में शेयर ऐसे डिप करने लगेगा और मेरे दिल का धड़कन भग 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 भरने लगेगी। तो ऐसा कोई नहीं धंधे वाला चाहता है, हर धंधे वाला चाहता है कि भाई मेरे शेयर सुबह उठे, अखबार खोले, देखे हाँ चढ़ रहे हैं प्राइसेस, वेरी गुड, फिर सो जाए पैसे गिन के, पैसे गिन उठे, पैसे गिने, सो गए, कोई नहीं देगा हाय राम मेरा पैसा डूब गया, ये नहीं चाहेगा। तो कुछ लोग कहते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी लेके चलते हैं। स्टेबल डिविडेंड, हम कहते हैं कि हम तब तक मिनिमम डिविडेंड देते रहेंगे, ज्यादा डिविडेंड नहीं देंगे, स्टेबल डिविडेंड देते रहेंगे, लंबे समय तक दे रहे हैं, ज्यादा नहीं दे रहे लेकिन स्टेबल दे रहे हैं, ताकि जब तक हमारी कंपनी को यह महसूस नहीं हो जाता कि हां अब हम अपनी औकात के पार कमाने लग गए हैं। ये हो गया हमारा स्टेबल डिविडेंड। क्या हो गया कि अब हम अपनी औकात के पार कमाने लग गए हैं, तो अब हम अपना काम करेंगे। ये हो गया स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। अब जैसे मैंने कहा 5 सालों तक कंपनी एक ही डिविडेंड दे रही थी, 5 सालों में कंपनी का जो ग्राफ था वो ऊपर ऊपर धीमे ऊपर नीचे जा रहा था, फिर लगातार ऊपर जा रहा है। पहले 2 साल ऊपर नीचे हुआ, फिर 3 साल लगातार ऊपर जा रहा है। तो यहां पर कंपनी ने देखा कि अब लगातार हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, अब हम डिविडेंड बढ़ा देंगे, वरना जो चल रहा था वही चल रहा था, जैसा चल रहा था वैसा चलने दिया जाए। ये हो गया स्टेबल ऑफ डिविडेंड, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। जब तक हमें लग रहा है कि कंपनी स्टेबिलिटी नहीं है, अर्निंग में स्टेबिलिटी नहीं है, तब तक मिनिमम जो स्लैब सेट किया था उस पर डिविडेंड दे रहे हैं। 5 साल तक उसी पे डिविडेंड दिया, तब तक जब तक मेरी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ी नहीं। जैसे ही मैंने देखा 5 साल में हाँ भाई अब तो हम ऊपर पहुंच गए हैं, वैसे ही हम इसका रेट फिर से बढ़ा देते हैं। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, पेनवा कहां रख दिया हो, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, ये रहा प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। अब भाई कुछ की रोजी रोटी ऐसी ही चल रही है, कुछ है मिडिल क्लास फैमिली के लोग और कुछ है धर अमीर मतलब जिनको फर्क नहीं पड़ता पैसे लगा डाले, और कुछ है मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो शेयर बाजारी में आ गए। अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कंपनी के स्टॉक में शेयर होल्डर्स में, बहुत सारे शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनकी दिन की रोजी रोटी इसी से चल रही है, सुबह खाना आ रहा है और शाम को खाना खा रहे हैं, तो इसी के पैसों का खा रहे हैं जो शेयर्स में कमा रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा, अगर उनको हम ये कहें कि नहीं भैया साल भर बाद डिविडेंड लेना, ढेर सारा पैसा लेना, तो वो खुश रहेंगे, भैया अगला खाना नहीं खाएगा तो पैसा लेके क्या करेगा। तो ये हो जाता है हमारा प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। अगर लोग कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं कि नहीं भैया मिडिल क्लास प्रेफरेंसेस ज्यादा है, तो उनको क्या है रेगुलर डिविडेंड पे कर दिया जाता है, और अगर ऐसा नहीं है तो रिटेन किया जाता है, एक साथ दे दिया जाता है। नेक्स्ट होता है टैक्सेशन पॉलिसी। अब आ गया सरकार, 7 पॉइंट हो गए, सिंपल सीधी बात, ज्यादा टैक्स कम डिविडेंड, कम टैक्स ज्यादा डिविडेंड। सरकार ने अगर डिविडेंड पे टैक्स ज्यादा लगा दिया है तो कम डिविडेंड देंगे, रिटेन ज्यादा करेंगे। और सरकार ने कहा है कि भैया टैक्स कम हो गया, टैक्स पॉलिसी कम हो गई है, आप जितना चाहे दे सकते हैं, तो भैया हम ज्यादा ज्यादा धर के डिविडेंड देंगे। क्यों, अपना शेयर होल्डर को भी तो खुश रखना है। 7 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, अब बहुत सारी कंपनीज है जिनके पास एक्सेस ही नहीं है कैपिटल मार्केट का, उनको पता ही नहीं है, इनको आता ही नहीं है, इनको कुछ पता ही नहीं है। तो क्या है, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट अगर नहीं है तो भाई आदमी कहीं से भी पैसा उठा लेगा। ठीक है, अगर मार्केट का एक्सेस है तो वो क्या करेगा, ज्यादातर जाएगा मार्केट से पैसा उठाएगा। अगर एक्सेस है कैपिटल मार्केट का तो वो डिविडेंड देंगे,
पैसा उठाएंगे डिविडेंड देंगे, नहीं है तो कहां से देंगे। नेक्स्ट, लीगल रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, एक होता है लीगल रिस्ट्रिक्शन और लीगल कंस्ट्रेंट, और एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट। लीगल रिस्ट्रिक्शन जहां दिखाई दे ऊपर लिख देना कंपनीज एक्ट एंड सर्टेन प्रोविजंस। ये इसका एक समझ लो कि की टर्म है। अगर खाली कुछ भी नहीं आए और ये 2 पॉइंट लिख दो तो नंबर मिल जाएंगे इसमें। अच्छा, कंपनीज एक्ट के तहत काम करोगे भैया। कंपनी क्या है? कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, कॉमन सील एंड आर्टिफिशियल पर्सन, यही बता देते हैं। ये 5 पॉइंट मिला दो तो डेफिनेशन तैयार हो जाती है। तो कंपनी के एक्ट इसी के एक्ट में रजिस्टर होती है। सारे काम तुम इसी कानून के तहत करोगे। कानून के बाहर जाके काम करोगे तो गाली खाओगे प्लस मारे जाओगे। तो ये होता है कंपनीज एक्ट के तहत ही। लीगल रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? अगर कंपनीज एक्ट में कोई सर्टेन प्रोविजन बना रखे कि इस हिसाब से डिविडेंड देना है तब तो डिविडेंड दोगे, वरना बाकी रिटेन करोगे। और कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट मतलब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए थे। फॉर एग्जांपल हमारी एक कंपनी थी, हमने क्या किया, एक से लोन ले लिया। हमने क्या किया, एक से लोन ले लिया है, लोन धर के ले लिया पैसा। अब उसने मुझसे बोला है कि सुनो, हर साल जब भी तुम्हारी कंपनी का नफा नुकसान चेक किया जाएगा, बैलेंस शीट बनेगी, सबसे पहले हमको दिखाओगे, हमको समझ में आएगा तो ठीक, जितना बोलेंगे उतना डिविडेंड दे देना, बाकी नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए होगे, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट सकते हैं। फिर आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। सेम चीज, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। डिविडेंड देने से पहले देखोगे कि भैया लोग हमारे शेयर मार्केट की कीमत गिरा रहे हैं कि नहीं। अगर गिर रही है तो डिविडेंड दोगे भैया आराम से, क्योंकि हमें अपने सबके शेयर के प्राइसेस अच्छे चाहिए। कोई नहीं चाहेगा कि अपने शेयर मार्केट में प्राइसेस गिरे। तो वो कहेगा अगर मार्केट अच्छी चल रही है, बूम पे चल रही है तो डिविडेंड दोगे, नहीं अच्छी चल रही है तो डिविडेंड रिटेन करोगे। ठीक है, ठीक, ये हो गया स्टॉक मार्केट रिएक्शन। ठीक है, स्टॉक मार्केट रिएक्शन खत्म। अगला टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला टॉपिक जो आ रहा है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। अगला टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग, है ना। जैसा चैप्टर चलता जा रहा था, फटाफट रफ्तार में इसको भी खत्म कर देता हूं। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो इसका एक इलाज है कि यहां तक ही हमारा एक टॉपिक रहेगा एक वीडियो में। इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर और फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल अगली वीडियो में कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको कवर करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लानिंग आ गया भैया। फाइनेंशियल प्लानिंग, ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ब्लूप्रिंट माने क्या होता है? फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ब्लूप्रिंट माने नक्शा, मैप, भाई कैसे कहां जाना है। तो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट क्या होता है कि कितना पैसा लगना है, कहां लगना है, किसमें बटना है, ये सारी चीजें पहले ही से डिसाइड हो जाती हैं। हम पहले ही से डिसाइड करके चलते हैं। तो सर ये बात आई है कि फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो एक ही जैसा साउंड करता है, अलग क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे रिलेट करता था? एक्विजिशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस। ये रिलेट करता है एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस की टर्म यही है, इसका एस्टिमेशन, उसका एक्विजिशन, याद रखिएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? ब्लूप्रिंट, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। भैया ऑर्गेनाइजेशन में इस साल हम कितना खर्चा करने वाले हैं, कहां खर्चा करने वाले हैं, किसमें बांटने वाले हैं, ये चीज डिसाइड करना, ये हो जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है इसमें क्या है? एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस। 3 काम होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइम: एस्टिमेशन, यूटिलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। फर्क किस चीज का आता है? सारी चीजें लगभग सेम रहती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, फर्क आता है तो सिर्फ एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस में। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव, कुल मिला के 2 ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है? टू इंश्योर इनफ फंड्स आर अवेलेबल। हमेशा जेब में पैसा पड़ा होना चाहिए, ये देखने का काम होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का कि कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में फंड की तो कमी ना हो। और दूसरा ये भी देखना कि जरूरत से ज्यादा पैसा ना उठा लिया जाए। टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। क्यों सर, जरूरत से ज्यादा पैसा आ भी रहा है तो क्या दिक्कत है? अरे भैया इंटरेस्ट तो देना है, वो कौन देगा? हमारा पे हो कि तुम्हारा पे हो? समझ में आया? तो फर्जी में पैसा भी नहीं उठा सकते। जरूरत से ज्यादा पैसा ले लेंगे तो ब्याज चढ़ जाएगा। अगर शेयर कैपिटल से उठा लेंगे तो भैया स्टेक चले जाएंगे, क्यों बेचना है फर्जी में? तो 2 काम होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। पहला, इंश्योर इनफ फंड्स आर अवेलेबल। दूसरा, कि जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं हो फर्म के पास। क्यों? क्योंकि इट विल रेज कॉस्ट अननेसेसरली। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, 5 इंपॉर्टेंस है, इसको यहीं खत्म कर देते हैं। पहला क्या है? हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। भाई प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले ही से हम डिसाइड कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या फोरकास्ट कर रहे होते हैं? हेल्प्स इन फोरकास्टिंग की क्या होने वाला है। हेल्प्स इन फोरकास्टिंग
अबाउट द बिजनेस सिचुएशन जो कि हो सकती है आगे, हम पहले ही डिसाइड करके रखते हैं। अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स, बिजनेस शॉक्स क्या होते हैं कि मान लो कि कोई झटका लग गया, कि इन्फ्लेशन आ गया, कि डिमांड कम हो गई, या टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया, कुछ भी हो सकता है, XYZ 10 चीजें हो सकती हैं, है ना। तो अगर मेरी जेब में पहले से पैसा पड़ा हुआ है तो मुझे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, तो कुछ ना कुछ मिलता जुलता है इसका और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन, अच्छा बिजनेस फंक्शन, मैनेजमेंट फंक्शन नहीं, बिजनेस फंक्शन यानी क्या हो सकता है, मैंने कहा परचेज, सेल, ये सारी चीजें, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब बिजनेस के फंक्शन है। अब इनके बीच में किसको कितना पैसा कब जरूरी है ये हमने फाइनेंशियल प्लानिंग में डिसाइड करके रखा था, इसी हिसाब से एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट हो रही हैं। तो ये हो गया कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन। आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं, सबका पहले ही से हमने तय करके रखा है किसको कितना मिलना है, कोई डिपार्टमेंट का बदतमीजी नहीं करेगा। लिंक इन द लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, ऑब्वियसली प्लानिंग पढ़ा होगा तो क्या होता है, अभी प्लान कर रहे हैं ताकि आगे क्या होने वाला है इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं। तो हम ये क्या कर रहे हैं, वी आर लिंकिंग प्रेजेंट विद द फ्यूचर। करंट फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट तैयार इसीलिए किया जाता है कि आने वाले खर्चे पहले ही से एस्टिमेट करके हम रख सके। नेक्स्ट, रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर ये चीज पहले ही से डिसाइड है कि कितना पैसा कहां लगना है, किसमें बटना है, तो क्या हमारी रिसोर्सेज वेस्ट होंगी, मैन मटेरियल, मनी, मशीनरी वेस्ट होगा, नहीं होगा। कोई भी एक व्यक्ति दो तरीके का काम कर रहा होगा, डुप्लीकेशन होगा, किसी चीज का नहीं होगा। तो ये हो गया 5th पॉइंट। 5 पॉइंट मिला के इंपॉर्टेंस तैयार हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।